हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम आपको सेल और उससे रिलेटेड टॉपिक बताएंगे। इससे पहले कि वीडियो लेक्चर में हमने आपको ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेज और साथ ही साथ कार्बन रजिस्टर्स के बारे में बताया था, और साथ ही साथ आपको स्ट्रेचिंग ऑफ वायर यानी कि तार में खिंचाव होने पर उसका रेजिस्टेंसेज किस रेशियो में बदलेगा, यानी कि उसका प्रतिरोध किस अनुपात में बदल जाता है, कैसे हम उसकी वैल्यूज निकालेंगे, इसके लिए हमने आपको उसके फॉर्मूला आपको बताया था। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले जो पीछे की चीज़ें हैं उसको 5 मिनट में हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको स्ट्रेचिंग ऑफ वायर बताया था, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, ठीक है, यानी कि जो तार है, इस तार में अगर हम खिंचाव करें, मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है जिसकी एरिया कितनी है, एक वायर है जिसकी एरिया कितनी है, A1 है, और उसका लेंथ कितना है, L1 है, रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, और उसका रेजिस्टिविटी कितना है, रो है। हमने इस वायर को ऐसे पकड़ के खींचा और खींचने पर इस वायर की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज कर गई, और लेंथ इंक्रीज की है तो एरिया थोड़ा कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं अब लेंथ कितना है, L2 है, एरिया कितना है, A2 है, रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2, और पदार्थ का जो रेजिस्टिविटी है वो कितना हो गया, रो। क्योंकि वायर हमारा समान है, एक ही तरीके का है, इसलिए रेजिस्टिविटी यहाँ पे सेम है, यानी कि प्रतिरोधकता समान रहती है, ठीक है। तो ऐसे समय में हमने आपको R1/R2 का एक फॉर्मूला बताया, जिसमें आपने L1/L2 इंटू A2/A1 पढ़ा है। साथ ही साथ इसी में आपने L1/L2 का होल स्क्वायर और A2/A1 का होल स्क्वायर, यहीं पे अगर रेडियस के टर्म में देखें तो R2/R1 की पावर 4, और यहीं पे अगर डायमीटर के टर्म में देखें तो D2/D1 की पावर 4। यहाँ तक आपने ये पढ़ा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको रेजिस्टेंस की रेशियोज बताई थी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें वायर के स्ट्रेचिंग से रिलेटेड चीज़ें हों, तो हम सबसे पहले वहाँ पे क्या करेंगे, ये फार्मूले दिमाग में रखेंगे और यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर एक वायर का रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया और दूसरे वायर का लेंथ और एरिया पता हो तो हम सीधे सीधे वहाँ से इन फॉर्मूलों से रेजिस्टेंस की वैल्यू दूसरे वायर की निकाल सकते हैं। दूसरा वायर मतलब जिस वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया था, यानी कि जिसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा खींच दिया है, और जिससे कि उसकी लेंथ बढ़ गई और एरिया क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया। क्लियर। इसके साथ ही साथ इसके बाद हमने आपको ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेज पढ़ाया था, रजिस्टर्स का जो ग्रुपिंग है उसको हमने पढ़ाया था। और ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स की बात करें तो ग्रुपिंग, या इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे समय में जहाँ पे कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स यानी कि ग्रुपिंग की बात हो रही है, तो ऐसे समय में 3 तरीके के यहाँ पे आते हैं। एक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा था मैंने बताया था जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आपके 3 थे, जिनमें से पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन और तीसरा है
जिसे हम कहते हैं मिश्रित संयोजन का नाम देते हैं। ठीक है, मिश्रित संयोजन का नाम देते हैं। क्लियर। और यहाँ पे जब इन संयोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या क्या चीज़ें लिखी थी, ध्यान से देखिएगा। V = V1 + V2 + V3, जितने भी वोल्टेजेस होते हैं सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और यहीं पर साथ ही साथ जब रेजिस्टेंस निकाले थे इक्विवेलेंट सर्किट का या तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू हमने निकाली थी, तो वहाँ पे हमको मिला था सीधे सीधे इस ब्रांच में जितने भी रेजिस्टेंसेज हों उनकी वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते चले जाएं। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या था, फॉर्मूला था इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। देन समांतर क्रम संयोजन में हमने आपको बताया था कि जो करंट होता है वो ब्रांचिंग में बढ़ जाता है, तो इसको I1, I2, I3 ऐसे जितने भी ब्रांच होंगे सब में ये बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जिसे हम Req के नाम से जानते हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और इसमें हम जितने भी आगे आते जाएंगे उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक है, यानी कि अगर बात करें हम किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, और किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है। अगर हमारे पास एक 2-3 रेजिस्टेंसेज हैं जिनका हमें सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है, मतलब हमारे पास 3 रजिस्टर्स रखे हुए हैं एक जगह पे और हमने उसको किसी से कहा कि आप, या आप ही से कहा मैंने कि एक काम करो, इसको आप सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करो और साथ ही साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन में ऐड करो। तो आपने ऐड किया और जब उसके रेजिस्टेंसेज यानी कि जो उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन का Req होता है वो ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू पैरेलल कॉम्बिनेशन के Req के। ठीक है, इसीलिए जो घरों में जो सर्किट यानी कि सर्किट के अंदर जैसे पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, एग्जॉस्ट हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई भी लैपटॉप डिवाइसेज आप चार्ज करते हो या चार्जर हो गया, कुछ भी हीटर उटर कुछ भी चलाते हो, वो सारे के सारे आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन से चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है यानी कि जो सप्लाई का वोल्टेज है वो हर जगह सेम रहता है। यानी कि घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है तो वो 220 वोल्ट की सप्लाई पूरे वहाँ पर पूरे सर्किट में होनी चाहिए, ताकि हर जगह जो जैसे बल्ब जल रहा है तो ऐसा नहीं कि डिम बल्ब जले यानी कि लाइट बहुत डिम हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, धीरे धीरे वोल्टेज घटता जाता है, जिससे कि लास्ट वाले में क्या हो जाता है, एकदम कम करंट मिलता है और इससे दिक्कत होती है ये कि बल्ब अच्छे से जलता नहीं है और फ्यूज होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक तरीके से अगर देखें तो वोल्टेज क्या मिल रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आपको कैसा मिलता है, हमेशा इक्वल मिलता है, जिससे सभी सर्किट अच्छे तरीके से इसमें चलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसी को हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, जो मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद हमने आपको कार्बन रजिस्टर्स यानी कि कार्बन प्रतिरोध के बारे में बताया था। और कार्बन रजिस्टर्स में हमने क्या बताया था आपको कि ये छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं जिनको हम लोग एक सर्किल पे कलर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनके 4 बैंड हमने बताए थे और ये छोटे से रिंग फॉर्म में होते हैं और जिनके ऊपर रिंग फॉर्म में कलर बैंड पाए जाते हैं। और इन कलर बैंड को प्रेडिक्ट करके हम इस कार्बन रजिस्टर का क्या निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, जिसमें से रेजिस्टेंस का जो वैल्यू था वो कितना था, निकालने का तरीका वो था AB इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस D%। और यहाँ पे 10⁻⁶ के बाद ओम का सिंबल लगाते हैं। रीजन क्या है ओम का सिंबल लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ तक आपका रेजिस्टेंस वैल्यू मिल गया,
और जो D है इसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। तो ये फार्मूला था कार्बन रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला था, R इक्वल टू AB इंटू 10⁻⁶, ठीक है, प्लस माइनस D%, जिसमें से ये दोनों, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डिजिट बैंड, यानी कि इनको सीधे सीधे कहते हैं अंक का जो बैंड है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर बैंड, और इसी को हम कहते हैं टॉलरेंस, इसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। और इनके मैंने कई सारे कलर कोड बताए थे, जिनमें से कलर 0 से लेकर 9 तक था, जिसको हमने बताया था BB रॉय, ठीक है, ग्रेट वाई वेरी गुड वाइफ करके मैंने इसका ट्रिक बताया था, जिनमें से आपका जो वैल्यू है वो 0 से 9 तक था। तो जैसा आपको कलर बैंड दिखेगा उस तरीके से आप ABC की वैल्यू इन नंबर से रख देंगे। और साथ ही साथ अगर यहीं पे अगर हम टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस में मैंने गोल्ड, सिल्वर और नो एनी कलर यानी कि नो बैंड अगर हो तो उसके लिए क्या किया था, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना होता है 10%, और वहीं पे अगर आपके हम नो बैंड की बात करें तो वहाँ पे कितना होता है 20% होता है। क्लियर। तो ये चीज़ें मैंने आपको कार्बन रजिस्टर्स में बताई थी। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज के टॉपिक है आपका सेल, यानी कि अगर हम देखें तो जिसमें आपको पता ही है कि हमेशा 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड होता है। लेकिन इससे भी पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपको ये पता है कि कहाँ कहाँ हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मटेरियल का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि फ्यूज वायर हो गया, फ्यूज वायर के साथ साथ आपने बल्ब के एलिमेंट्स में हमने सुना है जो बल्ब का फिलामेंट होता है, ठीक है, और साथ ही साथ हीटर में भी आप क्या करते हो, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उनका यूज करते हो। तो इन यूज को हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ मेनली हम यूज करते हैं। तो ठीक है, तो स्पेसिफिक यूज है, स्पेसिफिक यूजेज, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से इसका विशेष रूप से कहाँ पे प्रयोग किया जाता है और किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत चालक पदार्थों की, ठीक है, विद्युत चालक पदार्थों का कहाँ कहाँ पे स्पेसिफिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला हम लोग मेन जो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं यानी कि जो विद्युत बल्ब होते हैं, इनका जो फिलामेंट होता है वो आपका किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का। और टंगस्टन एक तरीके से अगर देखें तो ये एक मेटल है जिसका सिंबल किससे होता है, W से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और यहाँ पे जो टंगस्टन है ये इसका सिंबल क्या होता है, W से, इसको वोल्फ्रामाइड भी कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये हाई रेजिस्टिविटी का और हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। कैसा होता है, ये जो टंगस्टन वायर है इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हाई रेजिस्टिविटी का और साथ ही साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इसको इतना ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाता है कि इसकी जो फिलामेंट्स हैं वो लाइट प्रोड्यूस करने लगते हैं। इसीलिए हम टंगस्टन की जो फिलामेंट है उसको यूज करते हैं फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है। देन आपका हीटिंग डिवाइसेज में जैसे आपका हीटर हो गया, आपका गीजर हो गया, और वहीं पे प्रेस, आपने हीटर, गीजर और प्रेस देखा होगा। तो ऐसे ही आपका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं ये आपके कहाँ पे, इन हीटिंग डिवाइसेज में भी यूज होते हैं। इन हीटिंग डिवाइसेज
यानी कि ऐसे डिवाइसेज में, यानी कि ऐसे सामानों में जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हीटर, लाइक एज हीटर, साथ ही साथ आपका प्रेस, ठीक है, और आपका गीजर, ठीक है, ये हो गया। तो ये हीटर, प्रेस और गीजर, ठीक है, ये आदि इसके साथ अगर लिखें तो ये सब के सब आपके कैसे होते हैं, हीटिंग डिवाइसेज हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। और इनका भी खासियत यही है कि ये सभी के सभी आपके किससे मिलके बने होते हैं, नाइक्रोम वायर से मिलके बने होते हैं, जो हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। किसका बने होते हैं, किसके बने होते हैं, नाइक्रोम वायर के बने होते हैं, ठीक है। और नाइक्रोम वायर भी आपका, या नाइक्रोम का तार लगा होता है इसमें, और ये तार जो है आपका हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है, यानी कि इसका जो गलनांक है ये भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, इन दोनों का मतलब क्या है, अभी मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यही लिखा था, अभी मैं यहाँ भी यही लिख रहा हूँ। रीजन क्या है समझिए इसको, जब कोई वायर अपने से होकर करंट को नहीं प्रवाहित होने देगा तो आपको पता है वो गर्म होने लगती है, ठीक है। और कुछ साधारण वायर जैसे कि कॉपर की वायर, एल्युमिनियम की वायर, ये होती हैं तो गर्म होकर टूट जाती हैं, ठीक है। यानी कि सीधी सीधी बात, जब गर्म होंगी तो वायर पिघलना स्टार्ट कर देता है और मेल्टिंग पॉइंट उनका इतना विलो होता है कि जैसे ही गर्म हुआ वो पिघल करके क्या हो गई, टूट गई। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात अगर हम देखें तो जो नाइक्रोम वायर है वो कैसा होता है, इन सबसे हटके होता है, ठीक है। जैसे ही टंगस्टन भी है, ये भी आपका क्या है, इन सबसे हटके है। रीजन क्या है, हाई रेजिस्टिविटी वाला है, रेजिस्टिविटी हाई है, मतलब सीधी सीधी बात, इसको भी अगर ऑन करोगे स्विच और इसमें करंट जा रहा है तो करंट को पास होने नहीं देगा, ये सीधे सीधे उसको गर्म करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वायर को क्या करना स्टार्ट कर देगा, गर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और हाई रेजिस्टिविटी की वजह से उसमें हीट रिलीज होने लगता है, और हीट इतना रिलीज होने लगता है कि आप देखेंगे तो हीटर की वायर रेड हॉट हो जाती है, यानी कि पूरी तरह लाल तरीके से जलने लगती है। ऐसे ही आपका जो गीजर है उसके अंदर का एलिमेंट भी आपको हीट प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ आपके जो प्रेस मटेरियल्स हैं जिससे आप कपड़ा प्रेस करते हैं, ये भी क्या करता है, एक तरीके से उसको हीट प्रोड्यूस करता है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी वायर से करंट ना जाने के लिए ठान लिया है और वो हीट हो रहा है, तो हीट हो रहा है मतलब सीधी सीधी बात वो उस वायर को मेल्ट करके रहेगा, और अगर मेल्ट हो गया तो करंट आगे पास नहीं होगा और सर्किट वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। इस सर्किट को ब्रेक ना होने दें, इसीलिए हम लोग इन हीटिंग जो डिवाइसेज हैं, जो आपके गर्म करने वाले एक तरीके से जो डिवाइसेज हैं, उनमें हम किसका यूज करते हैं, हाई रेजिस्टिविटी तो होना चाहिए ताकि वो रेड हॉट होने लगे। और दूसरी चीज यहाँ पे, अगर वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा तो कितना भी वो हॉट हो जाए उसका वायर ब्रेक नहीं होगा। आपने देखा होगा हीटर वायर कभी कभी बीच से ब्रेक हो जाता है। अब बीच से ब्रेक होने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, और जैसे ही वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है वैसे ही वो हीट हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, सिंपल सी बात, मेल्टिंग पॉइंट का काम क्या है, मेल्ट कर देना, और जैसे ही वहां पे पहुंचता है उस हीटर की वायर को, यानी कि नाइक्रोम वायर को मेल्ट कर देता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो वोल्टेज सप्लाई होता है उसको स्टेबलाइजर से रेगुलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो रेगुलेट करेंगे तो जितना हमको करंट चाहिए, जितना उस नाइक्रोम वायर में जाना चाहिए उतना उसको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके हीटिंग डिवाइसेज हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो गया, आप इलेक्ट्रिक बल्ब को भी थोड़ा सा साइड से अगर देखें तो फील होगा कि वो हीट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है भाई, सिंपल सी बात, उसकी रेजिस्टिविटी हाई है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में उसको बहुत हीट होना पड़ेगा, तब तक वो अपना लाइट देता रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा बल्ब अचानक फ्यूज कर जाता है, तो फ्यूज करने पे वही है कि मेल्टिंग पॉइंट अचानक उसको मिल गया, इतना तेज लाइट आ गया कि उसका जो करंट या रेजिस्टिविटी था उसकी वजह से वो इतना हीट हो गया कि उसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, और वहीं पे बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, यानी कि उसका टंगस्टन का जो वायर है वो बीच से ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक हो जाएगा तो तुरंत ही सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और जिससे कि लाइट भी चली जाती है। क्लियर? देन आपका तीसरा है वो है रेजिस्टेंस बॉक्सेस। ये आपका दो हो गए जिनमें से हमने हीटिंग डिवाइसेस का नाम लिया था,
हीटिंग डिवाइसेस में सबसे पहले आपका हीटर, गीजर और प्रेस। अब तीसरा है यहाँ पर, वो है क्या, रेजिस्टेंसेज ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्सेस, रेजिस्टेंस बॉक्सेस। ठीक है, ये हो गया। अब रेजिस्टेंसेज ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्सेस अगर हम देखें तो इसके लिए आपको समझना है कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं, ठीक है, उसमें कई सारे, एक तरीके से अगर देखें तो रेजिस्टेंस के लिए फिट करने का उसमें ऑप्शन होता है, और ये किसके मिलके बने होते हैं, आपके एलॉय के मिलके बने होते हैं। यानी कि एलॉय को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अगर देखें तो एलॉय को कहा जाता है मिश्र धातु। ठीक है, एलॉय को क्या कहते हैं हम लोग, मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। और ये जो मिश्र धातुएं हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, उनमें क्या होता है कि कई सारे मेटल्स आपके मिले होते हैं, और इनमें से जो रेजिस्टेंस होते हैं किसके, रेजिस्टेंस बॉक्स के, उसमें से जो ये एलॉय हैं वो कौन कौन से हैं, आपके मैग्नीन, कॉन्स्टेनिन और साथ ही साथ आपका नाइक्रोम। कॉन्स्टेनिन को कॉन्स्टेंटन भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये कौन कौन से हैं एलॉय, मैग्नीन, ठीक, कॉन्स्टेंटन, ठीक है, और साथ ही साथ नाइक्रोम। जैसा कि अभी मैंने आपको नाइक्रोम की प्रॉपर्टी भी बताई थी। तो यहाँ पर आपके जो एलॉयज हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्सेस में मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम, इन एलॉय का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। और ये एलॉय जो हैं इनकी रेजिस्टिविटी मॉडरेट होती है, यानी कि हाई भी बोल सकते हैं, और जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं। मतलब प्रैक्टिकली इनको क्या माना जाता है, टेम्परेचर से पूरी तरीके से फ्री माना जाता है, और जिससे कि इनका जो रेजिस्टेंसेज है वो हम जिस रेजिस्टेंस पे फिक्स करें उसी रेजिस्टेंस पर वो जाकर वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे अगर हम बात करें किसकी, नाइक्रोम की, कॉन्स्टेंटन की, और साथ ही साथ हम किसकी बात करें अगर मैग्नीन की, तो इनको हम रेजिस्टेंस बॉक्स में क्यों यूज करते हैं, जिससे कि हमको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मिल सके। क्या मिल सके, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। यानी कि एक तरीके से स्टैंडर्ड वर्ड तब यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मानक रेजिस्टेंस, यानी कि मानक प्रतिरोध हमको क्या हो सके, प्राप्त हो सके। ठीक है, कैसा प्रतिरोध, मानक प्रतिरोध प्राप्त हो सके। जैसे कि आपने स्टैंडर्ड वैल्यू देखी होगी, एसटीपी, एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वहीं पे एसटीपी पर आपने देखा होगा कि आयतन 22.4 लीटर लेते हैं, तो इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक तरीके से मानक मान लिया गया है कि हर जगह वही वैल्यू रखी जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग जो रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस रखते हैं, और किसका यूज करते हैं, नाइक्रोम का, मैग्नीन का और कॉन्स्टेंटन, इन एलॉयज का हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, देन आपका फ्यूज वायर, आपने फ्यूज वायर के बारे में पढ़ा होगा। फ्यूज वायर कहाँ यूज किया जाता है, सर्किट में, जहाँ से आपके सर्किट स्टार्ट होते हैं वहीं पर फ्यूज वायर लगा दिया जाता है, ताकि अगर सप्लाई करंट का एक लिमिट से ज़्यादा होने लगे तो वो फ्यूज वायर तुरंत वहाँ पे क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद तुरंत वहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्किट में करंट जाना बंद हो जाएगा। और ऐसा होने से जो बल्ब है या घर में जो अदर अप्लायंसेज हैं या जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, चाहे फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो या टीवी हो, कुछ भी चला रहे हो आप, तो वो सुरक्षित रहेगा अगर उसमें करंट तेज़ी से, यानी कि करंट की वैल्यू या वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा ना हुआ। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनको ख़राब होने का खतरा रहता है, इसीलिए हम फ्यूज वायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं इनमें अगला जो है वो है आपका कौन सा वायर, अगला है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूज वायर का नाम देते हैं। ठीक है, तो फ्यूज वायर क्या है, ये टिन और लेड का एलॉय होता है। किसका, टिन और लेड का एलॉय होता है, जिसमें से आपके 63% ये किसका एलॉय होता है, टिन और लेड का एलॉय होता है। और इसको हम एक तरीके से एलॉय का मतलब हमने बताया
कि मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु, ठीक है। और इसमें से टिन का सिंबल क्या होता है भाई, Sn, और इसका सिंबल क्या है, Pb। तो Sn का परसेंटेज है लगभग 63% और इसका परसेंट है 37%, ठीक है। तो ये टिन और लेड का क्या होता है, एलॉय होता है, जिसमें टिन का परसेंटेज कितना है, 63% टिन होता है, और वहीं पर आपका जो 37% है वो क्या है, लेड है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नाइक्रोम का वायर हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है, तो उसको हीट देते रहो, उसको करंट देते रहो, उसका वायर मेल्ट नहीं होता है। लेकिन अगर यहीं पे हम किसकी बात करें, यहीं पे अगर हम फ्यूज वायर की बात करें, तो फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कैसा रखा जाता है, लो रखा जाता है, ताकि एक लिमिट से जैसे ही करंट ज़्यादा हो वैसे ही वायर हीट हो जाए और वहाँ से ब्रेक हो जाए और सर्किट को पूरी तरीके से इनकम्प्लीट कर दे, मतलब सर्किट को भी क्या कर दे, परिपथ में ब्रेक ला दे, यानी कि उसको रोक दे, करंट को आगे पास ना होने दे। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपके पास फ्यूज वायर है, इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि कम गलनांक वाले, और हाई रेजिस्टिविटी के होने चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी के होने चाहिए। हाई रेजिस्टिविटी का मतलब जैसे ही करंट जाएगा तैसे ही वो हीट हो जाएगा, ज़्यादा करंट जाने लगा तो अपने से होकर जाने के लिए करंट को रोकेगा, और एक लिमिट से ज़्यादा जाने लगेगा तो वो तुरंत ही मेल्टिंग पॉइंट लो है, और मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँचते ही वो वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, इसका यूज क्या करते हैं, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, सेफ्टी डिवाइसेज में। मतलब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को सेफ रखने के लिए हम यूज करते हैं। और ये तब आपके क्या होते हैं, ये तब आपके क्या हो जाते हैं, एक तरीके से अगर देखें कि फ्यूज हो जाते हैं तब जब सर्किट में क्या होने लगता है, सर्किट में आपके जो करंट हैं ये आपके अधिक फ्लो होने लगते हैं तब। तो यहाँ पर अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, अभी तक मैंने आपको सीधे सबसे पहले फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, देन आपका हीटिंग डिवाइसेस में हीटर का जो यूज है, और उसके साथ साथ आपका जो तीसरा पॉइंट था जिसमें हमने आपको रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्सेस, देन फ्यूज वायर के अंतर्गत आपको बताया कि कैसे कैसे हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका एक है थर्मिस्टर, ठीक है, एक और है जिसको हम कहते हैं थर्मिस्टर्स। तो चलिए हम थर्मिस्टर्स पे पहुँचते हैं। थर्मिस्टर्स, ठीक है, नाम क्या है, आपको नाम से ही पता चलेगा, थर्मिस्टर्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं समझिए, थर्म मतलब होता है थर्मल, और मिस्टर्स में हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो इसको हम देखें तो इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हो गया थर्मल, थर्मल प्लस रेजिस्टर्स, थर्मल प्लस रेजिस्टर्स, जिसको हम क्या नाम देते हैं, थर्मिस्टर्स का नाम देते हैं। तो ये एक तरीके का हीट सेंसिटिव रजिस्टर है, हीट सेंसिटिव रजिस्टर है, नाम से आपको पता चला रजिस्टर का मतलब होता है रोकना। तो अगर हम इलेक्ट्रिक रजिस्टर का नाम लेते हैं तो यानी कि जो करंट को रोकता है तो रजिस्टर है ही, लेकिन यहाँ पे हमने नाम दिया थर्मिस्टर का नाम दिया है। अब यहाँ पे सीधे सीधे रजिस्टर्स का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे थर्मिस्टर का मतलब ये हीट सेंसिटिव रजिस्टर है। मतलब सीधी सीधी बात, ये क्या करेगा, हीट सेंसिटिव रजिस्टर है। मतलब अगर हीट कहीं पे ज़्यादा मिल रहा है तो उसको ये वहाँ पर रजिस्टर का काम करेगा, और वहाँ पे वो क्या करेगा, इसको सीधे सीधे हीट को रोकने का काम करता है। तो थर्मिस्टर क्या है, हीट सेंसिटिव रजिस्टर है, यानी कि जो उष्मा है, उष्मा से अगर देखें तो उष्मा का अनुभव करते ही ये उसको रोकने का कार्य करता है, यानी कि अपने अंदर से करंट को फ्लो होना बंद कर देता है। और ये यूजुअली किससे प्रिपेयर किया जाता है, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन के ऑक्साइड से, ठीक है। किससे किससे, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, ठीक है, इन सब के क्या हैं, इन सब के ऑक्साइड से ये आपका प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, कौन, थर्मिस्टर। और साथ ही साथ इनको हम सेमी कंडक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर आल्सो
कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स, इनको हम अर्धचालक भी कह सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ये एक तरीके से हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स हैं और जैसे ही इनको हीट की एक तरीके से महसूस होता है कि हीट हो रहा है तो वहाँ पे रजिस्टर का काम करने लगते हैं और एक तरीके से कंडक्शन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। और जबकि आपको पता ही है कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में सेमी कंडक्टर्स को रखा गया है, जो करंट को अगर देखें तो इंसुलेटर से अच्छा फ्लो कराते हैं बट कंडक्टर से कम अच्छा फ्लो कराते हैं, तो इसीलिए इनको सेमी कंडक्टर्स की भी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी किसके बेसिस पर, ये सारी चीज़ें आपकी किसके लिए हो गई, थर्मिस्टर पे। थर्मिस्टर जो है ये थोड़े से भी टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट कर लेता है और इसका यूज हम सिंपल सी बात अगर बताएं तो इसका यूज हम किस लिए करते हैं, फॉर वेरी स्मॉल टेम्परेचर चेंज, फॉर वेरी स्मॉल टेम्परेचर चेंज, मतलब हम इसका यूज किस लिए करते हैं, बहुत कम टेम्परेचर चेंज को पता करने के लिए। क्लियर हो गया, तो ये सब तो आपके क्या हो गए, एक तरीके से जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं। ठीक है, कौन से डिवाइसेज, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं उनका स्पेसिफिक यूज कहाँ कहाँ होता है, ये मैंने आपको बताया। ये आप याद रखिए ताकि आपको कभी भी क्वेश्चंस आएँ तो आप इसको कर सकते हैं। जैसा कि मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स में कौन सा यहाँ पे यूज किया जाता है मेटल, वो है टंगस्टन, टंगस्टन का वायर। ठीक है, जिसको हम W से यूज करते हैं। यहीं पर आपका जो हीटिंग डिवाइसेज हैं इन सब में किसका वायर, इन सब में नाइक्रोम एलॉय का यूज किया जाता है। जो आपके रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्सेस हैं इनमें मैग्नीन कामा कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम का यूज होता है। ठीक है, यहीं पे फ्यूज वायर की बात करें तो फ्यूज वायर में 63% टिन और 37% यहाँ पे लेड होता है। ठीक है, और थर्मिस्टर की बात करें तो थर्मिस्टर में जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि निकिल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन के ऑक्साइड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं और ये किस काम में आते हैं, फॉर वेरी स्मॉल टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करने में। ठीक है, बहुत ही कम टेम्परेचर चेंज को भी ये क्या कर लेते हैं, आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सेल के बारे में। यानी कि यहाँ पर हम जो बैटरी, यानी कि यहाँ पे हम जो आपके टार्च में, आपके मोबाइल में या आपके किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में जो हम सेल यूज करते हैं उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम कोशिका वाले सेल की बात नहीं करेंगे, जो हमारी बॉडी में सेल पाया जाता है उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की स्पेलिंग सेम है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है लेकिन ऑप्शन से तो आपका क्लियर हो जाता है। तो सेल हमेशा यहाँ पे हम बात करेंगे सेल का, और सेल किस में है, इलेक्ट्रिकल या करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। यानी कि जो बैटरी में सेल लगता है या सर्किट में हम किसी करंट को फ्लो कराएं तो उसके लिए जिस सेल का यूज करते हैं उस सेल की बात हम इसमें करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेल। इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। कोशिका यानी कि जो हमारी बॉडी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है उसे भी हम सेल नाम ही देते हैं और उसको हम कोशिका कहते हैं। तो फिजिक्स के टॉपिक में अगर हम सेल की बात करें तो इसे हम इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं, यानी कि विद्युत सेल भी कहते हैं। और जो विद्युत सेल है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को, अपने अंदर जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रासायनिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को ये
विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला एक उपयुक्त साधन है। मतलब एक तरीके से अगर देखें तो सेल क्या होता है, सेल एक ऐसा साधन है या एक ऐसा डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और साथ ही साथ ये एक तरीके से कांस्टेंट ईएमएफ का सोर्स है। कांस्टेंट ईएमएफ का सोर्स मतलब जब भी हम किसी बैटरी को या किसी बैटरी से किसी सर्किट को जोड़ते हैं तो उसके बीच वोल्टेज हमेशा बना रहेगा, मतलब ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, जिसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो पहला तो ये एक तरीका आपने पढ़ लिया, एक पॉइंट इसका पढ़ लिया कि जो सेल है जिसे हम इलेक्ट्रिक सेल यानी कि विद्युत सेल के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि ये किसका सोर्स है, सोर्स ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं EMF, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि नियत विद्युत वाहक बल का स्रोत है। विद्युत वाहक बल का क्या है, बल का स्रोत है। समझ में आ रहा है, नियत विद्युत वाहक बल का स्रोत है, लेकिन बट नॉट कांस्टेंट करंट। कुछ लोग कहते हैं कि अगर EMF कांस्टेंट है, आप लोग सोच रहे होंगे EMF अगर कांस्टेंट है यानी कि विद्युत वाहक बल कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे जब इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज करते हैं तो वो जो केमिकल एनर्जी है उसकी ख़त्म हो जाती है और सेल डाउन हो जाता है, जिसके लिए अगर हमारा सेल चार्जेबल है तो हम उसको फिर से चार्ज करते हैं, और अगर रिचार्जेबल नहीं है तो वो सेल बेकार हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपने सुना होगा दो तरीके की सेल, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल, जिसको प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल भी कहते हैं। तो प्राइमरी सेल आपका इसी तरीके का होता है, द्वितीयक सेल आपका चार्जेबल होता है, ठीक है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेल की। तो सेल आपने जैसे मान लीजिए आपने कोई टार्च लिया, उस टार्च में आपने सेल का यूज किया, और वो सेल से जो टार्च है पहले तो बहुत अच्छी रोशनी देता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी रोशनी डिम होने लगती है, यानी कि जो लाइट है वो कम होने लगता है। रीजन क्या है, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो रहा है। अगर ऐसा होता तो हम एक सेल का यूज हमेशा सालों साल करते रहते, लेकिन ऐसा क्या है कि जो सेल हैं, जो सिंपल सेल्स हैं यानी कि जो प्राइमरी सेल्स हैं, अगर हम उनका यूज कर रहे हैं, जैसे निप्पो का सेल, एवररेडी का सेल आता है, ठीक है, आप लोग यूज करते हो ड्यूरा सेल, ठीक है। तो इन सब का क्या होता है, आपने रिमोट में भी सेल का यूज करते हो, ठीक है, जो आजकल टीवी या चैनल्स को बदलने के लिए रिमोट का यूज करते हो। तो इन सब में आपका जो सेल है, ठीक है, घड़ी में भी जो सेल यूज होता है, तो ये सारे सेल जो हैं आपके एक तरीके से जो कांस्टेंट ईएमएफ तो देते हैं। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज, एक तरीके से विभवांतर, किन्हीं दो पॉइंट के बीच जो विभवांतर है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ईएमएफ अगर हम बात करें तो ईएमएफ क्या होता है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से किसी को जोड़ दो, निगेटिव टर्मिनल से किसी को जोड़ दो, तो उनके बीच एक विभवांतर डेवलप होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम सेल का ईएमएफ भी कहते हैं। अब इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे अभी, लेकिन विद्युत वाहक बल बस आप इतना जानिए कि सेल का विद्युत वाहक बल होता है जो जहां से जोड़ेंगे हम वहां तक उसका विद्युत वाहक बल होता है। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट के बीच ही निकलता है, और ये जो विद्युत वाहक बल है ये भी एक तरीके का विभवांतर है, इसकी भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट में ही होती है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल तो कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट नहीं है, उसका मान धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी ले लीजिए, तो मोबाइल की बैटरी को पहले करते क्या है, आप मोबाइल की बैटरी में केमिकल होता है, उस पर लिखा होता है, जब मोबाइल की बैटरी को आप पीछे का कवर देखें तो लिथियम आयन पॉलीमर लिखा होता है। तो लिथियम आयन पॉलीमर, लिथियम केमिकल है, ठीक है, उसके पॉलीमर का यूज किया गया उसमें, और उस पर लिखा होता है इतने वोल्ट की बैटरी है, सप्लाई इतना देता है, ये सारी चीज़ें उस बैटरी के पीछे लिखी होती हैं। आप कभी मोबाइल को निकालिए
और मोबाइल की बैटरी निकालें, उसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए उसको, आपको खुद पता चलेगा कि हमने जो मोबाइल लिया है, मोबाइल जो हम चलाते हैं उसमें बैटरी जो है वो लिथियम आयन पॉलीमर की बनी है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपने अंदर केमिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। कैसे स्टोर करता है, जब आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते हैं, तो मोबाइल को जब आप चार्जिंग पे लगा देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उस सर्किट से आ रही है, कहाँ पे आ रही है, मोबाइल के अंदर, वो उसको केमिकल एनर्जी के रूप में यानी कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में उस बैटरी में स्टोर कर रहा है। और उसी बैटरी को हम क्या करते हैं, उसी बैटरी को हम जैसे ही हमारी मोबाइल 100% चार्ज हो गया तो उसको हम क्या कर लेते हैं, निकाल लिए, और निकालने के बाद क्या करते हैं, फिर से अप्लाई, मतलब उसको हम यूज में लाने लगते हैं। कहीं फ़ोन में ला रहे हैं, कहीं पबजी खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसी स्टोर्ड एनर्जी का अब केमिकल एनर्जी से कन्वर्जन करा रहे हैं, और केमिकल एनर्जी फिर क्या हो रही है, कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रही है। यानी कि हमारी मोबाइल की लाइट जलाती है, स्क्रीन डिस्प्ले चलता है, उससे हम कॉल करते हैं, उससे हमारी कनेक्टिविटी चलती है, यानी कि नेटवर्क सिस्टम चलता है, इंटरनेट चलता है। तो सारी चीज़ें कहाँ से चल रही हैं, उसी केमिकल एनर्जी से चल रही है, जो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर हमने यूज किया 100% से 0% पे ले आए, देन फिर हम प्लग में इंसर्ट करते हैं, मोबाइल चार्ज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। तो ये रिचार्जेबल बैटरी है, मतलब हम बार बार यूज करेंगे और बार बार चार्ज करते रहेंगे। लेकिन कुछ जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनका हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। जैसे निप्पो सेल, अभी मैंने नाम लिया, निप्पो सेल हो गया, ठीक है, आपके एवरेडी हो गया। तो ये सारी सेल्स आपके कैसे होते हैं, एक बार आपको गिवन होते हैं और उनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हुई किसके बारे में, सेल के बारे में। सेल क्या करता है, आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसा है, सोर्स ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल का एक नियत स्रोत है। और साथ ही साथ बट नॉट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन नियत विद्युत धारा नहीं देता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये अपनी केमिकल एनर्जी को खर्च कर रहा है, और केमिकल एनर्जी जब खर्च करेगा तो धीरे धीरे उसकी जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी। और आपने एक चीज़ और पढ़ी है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती और ना ही एनर्जी कभी क्रिएट की जा सकती है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म अदर फॉर्म, ठीक है। मतलब ऊर्जा को ना तो हम क्षय कर सकते हैं, ना ही हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जा रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा किस में बदल जा रही है, रासायनिक ऊर्जा में। तो ये सब एक तरीके से अगर देखें तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण कहा जाता है। और ऊर्जा एक तरीके से अगर देखें तो पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, यानी कि यूनिवर्स की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो संरक्षित है। क्या है, संरक्षित है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आज यहाँ पे सेल टॉपिक के अंतर्गत बताया। अब सेल में और क्या खासियत है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो सबसे पहली बात तो सेल में आपके दो प्लेटें होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रोड में एक आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और एक कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव है उसको हम क्या नाम देते हैं, एनोड का नाम देते हैं, और वहीं पे जो नेगेटिव है उसे हम क्या नाम देते हैं, कैथोड का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ आपके और भी जो सेल्स हैं उनमें थोड़ा सा रिवर्स होता है, तो उसको हम आगे बताएंगे कि एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे आपका कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जब भी कभी हम सेल का सर्किट सिंबल बनाते हैं तो सेल के सर्किट सिंबल में हमेशा हम पॉजिटिव एनोड को मानते हैं, और वहीं पे जो नेगेटिव है उसको हम किसको मानते हैं, कैथोड को मानते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं सर्किट सिंबल ऑफ सेल। सर्किट सिंबल ऑफ सेल, यानी कि सेल का परपथीय चिन्ह क्या है, जिसको हम सिंपल से ऐसे बनाते हैं। और आपने कई जगह सर्किट में देखा भी होगा, एक बड़ी लाइन खींचते हैं, उसके जस्ट बगल पैरेलल करके एक छोटी लाइन खींचते हैं। जो बड़ी लाइन है उसको हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं और छोटी लाइन को हम नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो इनको हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोड का,
ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं, जिनमें से आपका ये जो पॉजिटिव है इसको हम नाम देते हैं क्या, एनोड नाम देते हैं, और यहीं पे जो निगेटिव है इसको हम क्या नाम देते हैं, कैथोड का नाम देते हैं। और ये दोनों आपके अगर देखें तो इनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इलेक्ट्रोड किसी लिक्विड में यानी कि किसी सॉल्यूशन में डिप होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का आपस में साइक्लिंग होती रहती है, यानी कि विद्युत का एक चारों तरफ से क्या होता है, साइक्लिंग होता रहता है। और यहाँ पर ध्यान में ये बात रखिए कि हमेशा ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, कैथोड की, तो कैथोड पर आपके रिडक्शन की क्रिया होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आपके साइन बदल सकते हैं बट ये प्रोसेसिंग कभी नहीं बदलेगा कि एनोड पर हमेशा देखिए ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। सेल के अंदर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं, इसीलिए हम सेल को अगर देखें तो यहाँ पर रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रियाएं हो रही हैं, और यहाँ पे एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा, और यहीं पे अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है ये समझ लीजिए। ऑक्सीकरण का मतलब होता है डी इलेक्ट्रोनेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। जब कभी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है या किसी भी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। और वहीं पे जब कभी हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो उसका हम क्या कहते हैं, रिडक्शन हो गया। दूसरा अगर पॉइंट ये नहीं समझ में आ रहा आपको तो दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। वहीं पर अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिडक्शन हुआ है, यानी कि अपचयन अवक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, एक इलेक्ट्रिक सेल की, तो इलेक्ट्रिक सेल में सबसे पहले बात मान लेते हैं हमारे पास एक वेसल है, एक वेसल है, ठीक है। वेसल मतलब एक बर्तन हमने लिया है और उस बर्तन में हमने दो इलेक्ट्रोड रखे हैं। एक इलेक्ट्रोड उनमें से क्या है जिसको हम नाम दे रहे हैं एनोड का, और एक को हम नाम देते हैं कैथोड का। एक को हमने नाम दिया किसका, इलेक्ट्रोड का, और एक को हमने नाम क्या दिया, एनोड का, और एक को हमने नाम दिया किसका, कैथोड का। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने इस एनोड से कैथोड की तरफ जाती हुई एक सर्किट लगा दी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया, और इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया है जिससे कि जब सर्किट हम कंप्लीट करें और सर्किट कंप्लीट करने पर जब हम की को ऑन करें तो यहाँ पर इसमें करंट फ्लो हो, ये पता चले कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हमने एमीटर लगा दिया है और एमीटर का निगेटिव सिरा इधर से, पॉजिटिव सिरा हमने इधर से कनेक्ट कर दिया है। ये आपका पॉजिटिव प्लेट है और ये आपका निगेटिव प्लेट है। निगेटिव प्लेट हम यहाँ पे कैथोड दिखा रहे हैं और पॉजिटिव प्लेट को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। हमने साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज की हैं, की का यूज किया है यानी कि कुंजी, साथ ही साथ बल्ब का यूज किया है, और चाहे तो हम यहाँ पर रजिस्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे की का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रजिस्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक तरीके से जो इलेक्ट्रोड है उसको हमने कहाँ पे इलेक्ट्रोड से जोड़ा है, यानी कि एनोड और कैथोड से जोड़ दिया है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, ये है एनोड और यहीं पे ये है आपका कैथोड, ठीक है। और साथ ही साथ इन दोनों प्लेटों को हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप किया है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप किया है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप करने का क्या फ़ायदा मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो सीधे सीधे जब हम इसके केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कराने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो आयंस हैं वो पॉजिटिव आयंस किधर भागेंगे, इसके निगेटिव प्लेट की तरफ, और यहीं पर यहाँ पे जो निगेटिव आयंस हैं वो किधर भागेंगे, आपके पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से अगर देखें तो सबसे पहले इनको हम इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्य, क्या कहते हैं,
विद्युत अपघट्य का नाम देते हैं। और विद्युत अपघट्य का हमने यहाँ पे यूज किया है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट आयंस प्रोड्यूस करता है, यानी कि जब हम उसके सोल्यूशन को देखें तो सोल्यूशंस में हमको आयन मिलेगा। और यहाँ पर इन आयंस के थ्रू, जैसा कि आपको पता है कि किसी लिक्विड फेज में अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो लिक्विड फेज में करंट क्यों फ्लो होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, यानी कि आयन के उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, विद्युत अपघट्य कैसा है? सोल्यूशन के फेज में, यानी कि विलयन के फेज में है। तो यहाँ पर आयंस पाए जाएंगे और इन आयंस के साथ यहाँ पे जो आयंस हैं, यानी कि जो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है किसका? NaCl का लिया। तो NaCl में जब आयंस में ब्रेक होगा तो Na+ और Cl- में जाएगा। तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इसी सोल्यूशन के अंदर होगा, ठीक है। और जैसे ही आप इस की को ऑन करेंगे, मतलब जैसे ही आपने इस की को क्या किया? ऑन किया, करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। और करंट का फ्लो इस पॉजिटिव प्लेट से किधर जाएगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। और सर्किट जो है आपका, जिसमें बल्ब लगा है, ये बल्ब आपका क्या करने लगेगा? ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपका एक देखें तो ये इलेक्ट्रिकल सेल का एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि विद्युत सेल का रिप्रेजेंटेशन है, जो क्या कर रहा है? अपने अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर रहा है? बदल रहा है, ठीक है। जिसमें आपको मैंने 2 इलेक्ट्रोड दिखाए हैं और इन 2 इलेक्ट्रोड्स में एक क्या है? यहाँ पे एनोड है और एक कैथोड है। एनोड आपका कैसा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है? यहाँ पे कैथोड है। और मैंने आपको बताया, हमेशा याद रखिए कि एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, वहीं पर कैथोड पर आपका कैसा रिएक्शन होगा? कैथोड पर आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा। और जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे? इस की को ऑन करेंगे, तुरंत ही सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, क्योंकि एनर्जी किस में स्टोर थी? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। और इलेक्ट्रोलाइट से उस सर्किट के अंदर करंट का संचालन होना स्टार्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे ये संचालन जो है, ये धीरे धीरे क्या होने लगता है? खत्म भी होने लगता है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट और भी लिखा है कि यहाँ पे नॉट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट, मतलब नियत इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता है, बट EMF क्या होता है? कांस्टेंट होना है, यानी कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो आपका क्या होता है? नियत होता है। अब ध्यान से आप सुनिए कि इस सेल चैप्टर में जो सेल का टॉपिक है, इसमें 3 टर्म्स हैं। उन 3 टर्म्स को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ कुछ सेल के या रेजिस्टेंसेज के अप्लायंसेज हैं, अप्लाई हैं, एप्लीकेशन है, उनको भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आपका EMF किसे कहते हैं सेल का, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, EMF को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल कहते हैं, और तीसरा इनका पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यानी कि इनका विभवांतर क्या है। ये हो गया। आपने व्हीट स्टोन सेतु का नाम सुना होगा, जैसे हम व्हीट स्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये आपका अगला टॉपिक है। तो बाकी की चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।